सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी कड़ी चलाई है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर 5000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी और बिल्कुल फ्री में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप इन सभी चीजों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन कबीर एग्जाम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके कबीर एग्जाम नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जितने साथी जुड़े हैं प्लीज, यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा जो मेथड है आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे, और हमें बढ़ना चाहिए अपनी क्लास की तरफ काफी। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन है, मूंगफली है, या सरसों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो अपने सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपने चर्चा कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? यदि विश्व की बात करें तो सोयाबीन है, और भारत की मूंगफली, राजस्थान की सरसों। ठीक है, विश्व की बात करें तो सर ये सोयाबीन होती है, भारत की बात करें तो मूंगफली, और राजस्थान की बात करें तो सरसों जो है वो क्या रहती है, एक आपके राजस्थान के लिए जो वैरायटी है वो उपयुक्त रहती है। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि आप ये बताइए भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है। तो जो भारत की मुख्य तिलहनी फसल है ना, वो आपकी है मूंगफली। कौन सी है आपकी? सर मूंगफली है। तो ऑप्शन बी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। यदि अपन बात करें विश्व की, किसकी बात करें? विश्व की। विश्व के अंदर जो मुख्य फसल होती है वो सोयाबीन है, या विश्व में सबसे ज्यादा तेल जो खाया जाता है वो सोयाबीन का, और भारत में सबसे ज्यादा जो तेल यूज में लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? मूंगफली का। ठीक है, भारत में जो तेल लिया जाता है वो किसका? मूंगफली का। और राजस्थान में सरसों का। राजस्थान की यदि बात करें तो सरसों का तेल सबसे ज्यादा प्यारे साथियों खाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, इसी के साथ ही अपने आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका कि धान की डेपोग नर्सिंग में कितना क्षेत्रफल उपयुक्त रहता है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने जब आपको बीज दर करवाई थी उसके अंदर, आप यदि अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर विजिट कीजिएगा। पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की एक ही क्लास में सीड रेट विद ट्रिक आपको याद करवाई हुई है, ताकि आपको बार बार बीज दर याद करने का झंझट नहीं रहे। अगर आप उस क्लास को भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, तो चलिए, डेपोग नर्सिंग में कितना क्षेत्रफल जो उपयुक्त रहता है उसकी यदि अपने चर्चा करते हैं तो कि सर कितना क्षेत्रफल है वो इसके लिए उपयुक्त रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब धान की बात करते हैं तो एक नंबर जवाब जो है वो बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक नंबर जवाब जो है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, एक नंबर जवाब। ठीक है, 25 से 30 वर्ग मीटर जो है धान की डेपोग में जो नर्सरी है वो उपयुक्त रहती है। क्या है? उपयुक्त रहती है। अब इसके अंदर बीज दर की बात करें तो 2.5 से 3 किलो बीज दर जो होती है वो पर्याप्त रहती है। कितनी सर? 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है इसके लिए पर्याप्त रहती है। अगर 100 वर्ग मीटर की बात करें तो ये किसके लिए है? डेपोग के लिए तो 25 से 30 है। और 100 वर्ग मीटर की बात करें तो ये धान की एसआरआई विधि जो होती है ना, धान की श्री विधि जिसको बोलते हो, और इसके अंदर जो बीज दर होती है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है। 1000 मीटर की बात करें तो धान की सामान्य नर्सरी के लिए, धान की सामान्य नर्सरी के लिए यदि आप धान की सामान्य नर्सरी लगा रहे हो तो उसमें 1000। और अगर 250 वर्ग मीटर की बात करें तो बाजरा की यदि नर्सरी आप लगा रहे हो, बाजरे की नर्सरी, तो बाजरे की नर्सरी के अंदर आपको
250 वर्ग मीटर जो है जगह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 नंबर जवाब बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो इसी के साथ अपने आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अरहर को आमतौर पर जाना जाता है। अरहर की बात करें तो इसे आमतौर पर किस नाम से बुलाया जाता है? तो अरहर की बात करें तो इसे आमतौर पर रेड ग्राम बोला जाता है। अरहर को क्या बोला जाता है आमतौर पर? अरहर को रेड ग्राम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अरहर को आमतौर पर रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। ठीक है, रेड ग्राम। 1 नंबर जवाब यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला, रेड ग्राम। ब्लैक ग्राम की बात करें तो उड़द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उड़द को ब्लैक ग्राम। बंगाल ग्राम है वो चने को कहा जाता है। और काउपी उसको क्या आपके लोबिया या जिसको आप चमला कह देते हो उसको क्या बोलते हैं? काउपी बोला जाता है। तो 1 नंबर जवाब आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अस्थि चूर्ण में फास्फेट की मात्रा पाई जाती है। जो हड्डियों का चूर्ण होता है ना, उसमें जो फास्फोरस या फास्फेट की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 25% या इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब आपका यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है? तो अगर अपने देखें कि अस्थि चूर्ण, हड्डी चूर्ण, यानी कि पशु जो मर जाते हैं उनकी हड्डियों का चूरा बनाया जाता है और उनको खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उस खाद में इसने पूछा है कि जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो यदि 40% की बात करें, जनरली सभी जानते हैं ये नाइट्रोजन पाई जाती है डीएपी में। ठीक है, सॉरी, डीएपी की बात करें तो डीएपी में क्या होता है आपके 16% तो नाइट्रोजन पाया जाता है और प्लस क्या पाया जाता है? 40 से 48% तक क्या है इसमें? फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है 40 से 48% किसमें? डीएपी में। तो 40% आपसे पूछे फास्फोरस तो डीएपी में पाया जाता है। 16% की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है। और ऑप्शन 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर वाला जवाब आपका बिल्कुल सही रहेगा। 25%, क्या 25% क्या है? अस्थि चूर्ण या हड्डी की चूर्ण में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ITE 23832 एक किस्म है। ITE 23832 ये आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये परीक्षा की दृष्टि से खास बन जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल खास बन जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, जिंक भरपूर धान की बात करते हैं तो ये आपने 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा इसका। ठीक है, जो ITE 28832 है ये किसकी वैरायटी रहेगी आपकी? सर ये जो वैरायटी है ये किसकी रहेगी आपके? जिंक भरपूर धान की वैरायटी रहती है। 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। 1 नंबर जवाब क्या रहेगा आपका? बिल्कुल ही सही रहेगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कहता है निम्न में से अमरूद की विल्ट या उकटा प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अमरूद की उकटा या विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अब ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ऑलरेडी करवा ही दिया है। जो अवरोधी और विकास होती है ये चने की विल्ट प्रतिरोधी होती है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चने की विल्ट प्रतिरोधी कौन सी होती है तो अवरोधी और विकास। कुंभराज जो होती है ये धनिये की विल्ट प्रतिरोधी है। किसमें जो है वो सारी की सारी क्या है? विल्ट या उकटा प्रतिरोधी है। और इलाहाबाद सफेदा 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही रहेगा। अमरूद की विल्ट प्रतिरोधी किस्म है।
पशुओं में गलघोंटू जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? जीवाणु द्वारा होती है या विषाणु द्वारा या कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? किसके द्वारा होती है? सर ये जो होती है आपके जीवाणु द्वारा होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, पशुओं में जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर गजब के स्टाफ। आपको पता ही है कि जो अपने कबीर एग्जाम टीम के स्टाफ हैं वो वाकई ही गजब के स्टाफ हैं। कोई शक है क्या आपको? नहीं है सर शक। चलिए अब अपने क्या है इसकी ट्रिक को देखते हैं कि कौन कौन से इसके रोग जो हैं गजब का या गजब के स्टाफ, STAAF ऐसा लिखना है आपको। और ये सारे के सारे जो रोग होते हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। क्या? जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा ये रोग होते हैं। जी से आपका पहला रोग जो दिया है गलघोंटू, जी से कौन सा हो जाएगा? गलघोंटू। और जे से हो जाता है ज्वर यानी कि विष ज्वर। ठीक है, जे से हो जाएगा विष ज्वर। और बी से हो जाएगा बुखार यानी कि कौन सा बुखार? लंगड़ा बुखार। बी से हो जाएगा आपका लंगड़ा बुखार। और के से हो जाता है आपका क्षय रोग। कौन सा रोग? सर क्षय रोग। क्षय रोग हो जाता है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। और एस से हो जाएगा संक्रामक गर्भपात। 12वीं की बुक के अंदर जीवाणु जनित रोग जितने करवा रहे हैं ये सारे के सारे आपके दिए हुए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में ए से आप याद रखिएगा एंट्रोटॉक्सीमिया। ठीक है, ए से हो जाएगा आपका एंट्रोटॉक्सीमिया। एंट्रोटॉक्सीमिया हो जाएगा ए से। और ए से हो जाएगा आपका आफरा। ठीक है, और एफ से हो जाएगा आपका क्या? फिड़किया या फड़किया भी बोल देते हैं इसे, फड़किया या फिड़किया। आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखोगे भाई? आपको याद रखना है गजब के स्टाफ। ये जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है आपके कि टावरों पढ़ लिया करो की कौन पढ़ो आम बाता में। जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम उसने पूछा है आपसे। तो जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? देखिए मक्का का क्लासिफिकेशन है, जब मक्का अपने करेंगे पर्टिकुलर आपको करवा देंगे। मक्का का एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जो क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने 1959 में दिया था। अलग अलग प्रकार से मक्का को यूज किया जाता है, तो उन्होंने अलग अलग इसके नामकरण और जो पर्पज हैं वो बताए थे। उनके बारे में अपने यहां पर क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए जियामेज एवर्टा की अपने यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, और उसके बाद में ऑप्शन है आपके सामने वैक्सीकॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए जिया मेज सेकेराटा, स्वीट कॉर्न को क्या बोलते हो सर आप? हम बोलते हैं जिया मेज सेकेराटा बोलते हैं। जिया मेज हम सर इसको सेकेराटा बोल देते हैं। ओके, स्वीट है तो सेकेराटा बोल देंगे। और बी नंबर जो जवाब है ना आपका, क्या? जिया मेज इवर्टा, ये पॉपकॉर्न के लिए प्रयोग होता है। तो पॉपकॉर्न का वानस्पतिक नाम क्या है? जिया मेज एवर्टा। वैक्सीकॉर्न का है जिया मेज GM, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं इसको, GM, जिया मेज एमाइलेसिया, याद रखिएगा एमाइलेसिया, जिया मेज एमाइलेसिया। और सॉफ्ट कॉर्न को जिया मेज ट्यूनिकाटा बोला जाता है। जिया मेज ट्यूनिकाटा, जिया मेज ट्यूनिकाटा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कहता है निम्न में से पोषक तत्व क्लोरोफिल का आवश्यक अंग है। यानी कि कौन सा एक ऐसा पोषक तत्व है जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग, पौधों में हरे रंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा होता है? सर ये तो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन है या नहीं है? नहीं, यहां पर जो दिया है वो आपको मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का आवश्यक अंग है? तो क्लोरोफिल का जो आवश्यक अंग है वो कौन सा है? मैग्नीशियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गाय के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग, लंबिंग, काविंग या हेचिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से
एक रजिस्टर ले लीजिए और डेली जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन रजिस्टर में उसको नोट कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो ये आपके लिए रामबाण औषधि सिद्ध हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, गाय के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? सर जो गाय के बच्चा देने की क्रिया होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? काविंग बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? काविंग। और जस्ट किडिंग, बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या होती है? आप कहेंगे सर जस्ट किडिंग यानी कि किडिंग। और लंबिंग की बात करें या लेम्बिंग होता है, लेम्बिंग, तो ये होती है बेटा जी भेड़ में। और गाय में बच्चा देने की क्रिया काविंग होती है, और मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया को क्या बोला जाता है? हेचिंग बोला जाता है। ये हेल्चिंग नहीं है, थोड़ी सी एरर है टाइपिंग में, हेचिंग ये है आपके मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया। किसमें बच्चा देने की क्रिया सर? मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेचिंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि के फल वृक्षों को लगाने के लिए जो षटभुजाकार विधि में वर्गाकार की तुलना कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लास में करवाया हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि कितने प्रतिशत पौधे पंचभुजाकार में अपने अधिक लगाए जा सकते हैं। तो सर आप कहेंगे 15%। कितने? 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? सर आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि सभी को ये आना चाहिए। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? सर मटन कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं? सर बीफ कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? सर पोर्क कहते हैं। और चेवन क्या कहते हैं? बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, गाय के दूध में औसतन वसा कितनी पाई जाती है? जनरली बकरी के दूध में 1 से 3% वसा पाई जाती है बकरी के दूध में। और गाय की बात करें तो 4 से 5 पाई जाती है गाय में। 7 से 10 की बात करें तो यह आपके भैंस में और भेड़ में। ठीक है, भेड़ की बात करें, भेड़ में भी लगभग अच्छी खासी आपको मिल जाती है। औसतन वसा की बात आए ना, आपसे पूछे जाए कि औसतन वसा किसके दूध में पाई जाती है, तो वो भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि सीधा जवाब आए, प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में पाई जाती है, तो आप कहेंगे भैंस। और भैंस की बदावरी नस्ल में जो फैट है वो 13% पाई जाती है। गाय के दूध में ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहां पर है? तो देखिए दिल्ली के अंदर आपके 2 संस्थान हैं, आप याद रखिए। एक तो आपका IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा आपका ICR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर MP में है, याद रखिएगा। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर MP में है। जूनागढ़ में मूंगफली वाला है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जूनागढ़ में। और गाजियाबाद में अपने बात करें तो इसमें से कोई नहीं है। और अगर लास्ट में अपने बात करें, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी है, हालांकि याद रखिएगा मैं आपको फिलहाल बता देता हूं। अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछा है गाजियाबाद वाला, तो जो ये जैविक खेती संस्थान है ना, ये आपके गाजियाबाद में है प्यारे साथियों। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अनार में फरवरी मार्च में जो पुष्पन होता है, अनार में फरवरी मार्च में जो पुष्पन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ताजा ताजा, ताजा ताजा जख्म है और ताजा ताजा दर्द। चलिए ताजा ताजा अनार करवाया और ताजा ताजा ही क्वेश्चन है आपके लिए, उम्मीद है कि सभी इसका जवाब देंगे। और ना जवाब दिया चलिए, अनार में फरवरी मार्च में पुष्पन को क्या कहा जाता है? बताइए भाई। यदि अनार में फरवरी मार्च में फूल आ रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है? सर अनार में यदि फरवरी मार्च में फूल आ रहे हैं ना, तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? इसे हम किस नाम से जानेंगे? क्योंकि अनार में फरवरी मार्च में फूल आ रहे हैं तो
आप क्या कहोगे सर? ये अम्बे बहार है। कौन सी बहार है? अम्बे बहार। इट इज द राइट आंसर। अब आप सभी को मैंने ट्रिक के साथ बता दिया है कि कैसे याद करोगे। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। मत मेरा खून पिया करो ऐसे ही। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और क्वेश्चनों का उत्तर सही दिया होगा। जैसे ही क्लास अभी ऑफ होती है तो इस क्लास की पूरी पीडीएफ और फ्री में टेस्ट देना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने साथी देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हम मोटिवेट हों उससे। मिलेंगे कल शाम को फिर इसी वक्त, इसी समय, इसी उत्साह और एनर्जी के साथ।